जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर यानी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पे चलते हैं, जहां हम ओबेलिया को पूरा कर लिए थे। आज हम यूनिट थर्ड का एक टॉपिक उठाते हैं, नेरिज, उसकी चर्चा करेंगे और आज हम उसके मॉर्फोलॉजी की चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में नेरिज की मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हमने टॉपिक लिख रखा है नेरिज। और मैंने बेटा एक बात कही थी आपको, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन करेंगे, जिससे हम उसके बारे में पता कर सके कि ये कौन से संघ से, कौन से क्लास से, कौन से गण से, कौन से वंश से और कौन सी जाति से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो बेटा ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए हम कुछ पॉइंट्स निर्धारित कर रखे हैं, जैसे संघ, वर्ग, गण, वंश और बेटा जाति। मैंने क्या कहा था बेटा, अगर मैं चाहूं तो इनको इंग्लिश में लिखूं तो संघ को मैं लिखूंगा फाइलम, वर्ग को मैं लिखूंगा क्लास, गण को मैं लिखूंगा ऑर्डर, वंश को मैं लिखूंगा जीन्स और जाति को मैं लिखूंगा बेटा स्पीसीज। क्लियर बात है। अब मैं इसके संघ, वर्ग, गण, वंश और जाति के बारे में बात करूं तो संघ हो जाएगा बेटा एनिलिडा। क्या हो जाएगा, एनिलिडा। वर्ग की बात करें तो वर्ग हो जाएगा बेटा पोलिकीटा। क्या हो जाएगा, पोलिकीटा। गण हो जाएगा बेटा इरेंसिया। जाति वंश हो जाएगा नेरीज और जाति हो जाएगी बेटा वॉयरेंस। क्या हो जाएगा, वॉयरेंस। अब देखो, इसको भी अगर इंग्लिश में बनाना चाहें हम तो बना सकते हैं। इसको मैं लिखूं एनिलिडा, इसको मैं लिखूं बेटा पोलिकीटा, इसको मैं लिखूं इरेंसिया, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा नेरीज और इसको मैं क्या लिखूंगा, वायरस। ये हमारे पास में कंप्लीटली एक क्या बन चुका है, क्लासिफिकेशन। इस बेस पर ही हम क्या करते हैं, आगे इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे ये इनमें डिवाइडेशन हुआ है, क्यों बना है। तो अब इसकी हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट का मतलब बेटा क्या हो गया, स्वभाव, और हैबिटेट का मतलब क्या हो गया बेटा, आवास। कि कौन से तो आवास में रहेगा और क्या स्वभाव दर्शाता है, क्या हॉबीज होती है इसकी, किस प्रकार से कार्य करता है। तो बेटा कुछ पॉइंटें निर्धारित कर रखे हैं अपन ने यहाँ पे फिर से। तो देखो पॉइंटों में अगर हम बात करें, पॉइंटों की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास में कुछ पॉइंट है, जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्लेम वर्म। क्या कहते हैं, क्लेम वर्म। इसको हम क्या भी कह सकते हैं, दूसरा नाम सीपी कर्मी। क्या कहते हैं, सीपी कर्मी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात करूं बेटा मैं, कहां रहता है, बिल बनाकर रहता है। कहां रहता है, बिल बनाकर रहता है। अच्छा आपसे यह पूछ लिया जाए कि बिल कहां बनाएगा, कौन से जल में बनाएगा, तो बेटा याद रखना यह बनाता है छिछले पानी में। कहां रहता है, छिछले पानी में, वहीं पर क्या बनाता है, बिल बनाता है। और ये जो बिल बनाएगा ना बेटा, बिल जो होगा वो कैपिटल यू आकृति का होगा। कैसा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के यू आकृति। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सा जंतु है, रात्रिचर जंतु है। कौन सा जंतु है बेटा, रात्रिचर जंतु होता है। रात्रिचर का मतलब हो गया नोक्टोरल ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया, नोक्टोरल ऑर्गेनिज्म हो गया। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये कैसा होता है, मांसाहारी जंतु होता है। कैसा जंतु होता है, मांसाहारी जंतु होता है। अच्छा एक चीज और याद रखो बेटा, मैं यहां पे ओब्लिक लगा करके अलग से बताता हूं आपको। इसकी दो प्रावस्थाएं पाई जाएंगी। कितनी प्रावस्थाएं पाई जाएंगी, दो। एक इसकी वयस्क प्रावस्था होती है जिसे हम कहेंगे नहरीज,
व्यस्क प्रावस्था को क्या कहेंगे? नेरीज। और एक प्रावस्था होती है इसकी हेटेरोनेरीज। एक तो क्या है? नेरीज, और एक क्या है? हेटेरोनेरीज। अच्छा, जो नेरीज है ना बेटा, ये तो इसकी व्यस्क प्रावस्था है। कैसी प्रावस्था है? व्यस्क प्रावस्था। और ये जो हेटेरोनेरीज है ना, ये इसकी प्रजनन प्रावस्था है। यानी कि हम कहेंगे कि जब व्यस्क अवस्था में रहता है ना ये, तो ये बिल में रहता है। कहां रहता है? बिल में। और जब इसकी प्रजनन प्रावस्था होती है, जब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आता है, तो ये आ जाता है सतह पे। कहा जाएगा? सतह पे। तो मैं लिखूंगा स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। यह होता है नेरीज और हेटेरोनेरीज का स्वभाव और आवास। अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। इसके स्क्रीन पर एक डायग्राम बनाया है जिसको मैं स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शा रहा हूं। क्या पढ़ेंगे? इसकी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के मीडियम से इस पूरे प्रोसेस को समझते क्या है। तो बेटा इसको पढ़े उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स निर्धारित करता हूं। कैसा होता है ये लंबा होगा। ये कैसा है बेटा? बेलनाकार है। ये कैसा है बेटा? अपने पास में बेलनाकार, लंबा भी हो गया, बेलनाकार हो गया। ये पतला होता है। इसके अलावा ये खंड युक्त भी होता है कि खंडों में बटा होता है। ये इसके शरीर की कुछ खासियत है, लंबा, बेलनाकार, पतला, खंड युक्त, खंडों में बटा हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, शरीर जो है ना, इसका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। शरीर कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। एक सिर में, दूसरा धड़ में, और तीसरा पाइजीडियम में। किसमें बटा है? पाइजीडियम में। इंग्लिश में बात करें तो हम लिख सकते हैं इनके लिए हेड पार्ट, धड़ को मैं लिख रहा हूं बेटा थोरैक्स पार्ट, और पाइजीडियम को मैं एज इट इज लिख देता हूं पाइजीडियम। चलो, ये हमने क्या बना दिया? इसका सिंपल सी स्ट्रक्चर। अब देखो, स्ट्रक्चर आपके पास में बनी हुई है, इसी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन के लिए मैं एक इस पार्ट को इंडिकेट कर रहा हूं, एक इस पार्ट को इंडिकेट कर रहा हूं। तो 3 पार्ट आपको यहां पर दिख रहे होंगे बेटा। एक पार्ट तो जो है ये वाला, एक पार्ट ये वाला, और एक पार्ट ये वाला। ये जो पार्ट है ऊपर का अलग सा दिख रहा है, तो ये तो कौन सा है? हेड पार्ट। ये बीच वाला जो पार्ट है ये कौन सा है? धड़ पार्ट। ये दिख रहा है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? पाइजीडियम। समझ रहे हो बात को? अब देखो, हेड के लिए मैं क्या लिखूंगा? तो मैं सिंपल बात कहूंगा, हेड जो है वो 2 भागों में बटा है। हेड कितने में बटा है? 2 में। एक को मैं कह रहा हूं पेरिस्टोमियम। क्या कहूंगा? पेरिस्टोमियम। एक को मैं कहूंगा बेटा प्रोस्टोमियम। एक को क्या कहूंगा? पेरिस्टोमियम। और एक को क्या कहूंगा? प्रोस्टोमियम। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा परिमुख, और इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? पुरोमुख। क्लियर बात है? अच्छा, अब दोनों के लिए अगर हम पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास में किस प्रकार से ये पॉइंट्स निकल कर आएंगे? तो समझो, ये जो पेरिस्टोमियम है ना, ये सबसे बड़ा भाग है। ये क्या है? सबसे बड़ा भाग है। यानी कि प्रथम खंड जो है, इसका जो प्रथम सेगमेंट होगा वही एक्चुअली में क्या होगा? मुख होगा। तो ये वाला बड़ा भाग दिख रहा है आपको अलग सा, तो ये क्या हो गया? पेरिस्टोमियम। क्या हो गया? पेरिस्टोमियम हो गया। अब इस पेरिस्टोमियम के साथ में एक मांसल संरचना होती है। कौन सी संरचना? मांसल संरचना, मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्रोस्टोमियम कहते हैं। अब इस प्रोस्टोमियम पे 1 पेयर्ड आईज होंगी जो देखने का काम करती है। इसी प्रोस्टोमियम पर टेंटाकल्स पाए जाएंगे, और ये जो टेंटाकल्स होंगे ना, ये
स्पर्शकों का, यानी कि स्पर्शक के रूप में काम करते हैं, कोई भी सूचना को ग्रहण करते हैं या शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। इनके पास में कुछ कांटेनुमा संरचना होती है, जब कोई शिकार इनके संपर्क में आता है तो तुरंत उसमें चुप जाते हैं, उसको अचेत करते हैं और शरीर में क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं। इसके अलावा यहां पर पेरिस्टोमियल पल्प पाए जाते हैं, पेरिस्टोमियल स्लीरी पाई जाती है जो सेंस ऑर्गन के रूप में काम करती है। ये तो बात किसकी हो गई बेटा, परिमुख और पुरोमुख की, यानी कि हेड पोर्शंस की। अब कौन सा पोर्शन आ गया, धड़। तो धड़ के लिए मैं क्या कहूंगा, ये जितने भी सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, यानी कि ये जो खंडनूपी संरचना दिख रही है, यही इसकी क्या है, धड़ पोर्शन है। और ये जो खंड होते हैं ना बेटा, ये जो खंड होते हैं ना, ये प्रथम से लेकर अंतिम तक चले आते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग फेज तक खंडी खंड पाए जा रहे हैं। लेकिन गेम यहां होता है कि यहां पर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहेंगे पैरापोडिया। क्या कहूंगा, पैरापोडिया। हिंदी में मैं बेटा इसको लिख सकता हूं पार्श्वपाद। क्या लिखूंगा, पार्श्वपाद। और ये जो पार्श्वपाद होते हैं ना बेटा, ये सिंपल सी बात याद रखो, प्रथम खंड को छोड़ दो और अंतिम खंड को छोड़ दो, अंतिम खंड को छोड़ दो, प्रथम खंड व अंतिम खंड को छोड़ दो, बाकी टोटल शरीर पर क्या प्रेजेंट है, पार्श्वपाद प्रेजेंट है। और इन पार्श्वपादों के साथ में सिटे पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सिटे पाया जाएगा, सुख पाए जाते हैं। और ये दोनों मिलकर के क्या करवाते हैं, गमन करवाते, क्या है, श्वसन में भागीदारी निभाते हैं। पार्श्वपाद व सुकों के द्वारा, या केवल पार्श्वपाद की बात करूं तो ये गमन और श्वसन दोनों में योगदान देते हैं। क्लियर बात है। अंतिम पोर्शन कौन सा आएगा, पाइजीडियम, जो पीछे का पोर्शन रहेगा। अंतिम खंड होगा तो हम यहां कहेंगे कि अंतिम खंड पर भी क्या नहीं पाया जाएगा, पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं। अंतिम खंड जो है वो किस में रूपांतरित हो रहा है, एनस में, गुदा द्वार में, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को कहां से बाहर निकाला जाएगा, गुदा द्वार के द्वारा। कहां से, गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। और अंत का जो पोर्शन होगा ना, वह एनल किरी और गुदा द्वार का क्या होता है, निर्माण। इस प्रकार से हम नेरिज की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। इसके बाद में अगला जो टॉपिक बढ़ाएंगे अपन, वो नेरिज के पार्श्वपाद पे बढ़ाएंगे, पैरापोडिया स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, किस प्रकार से मूवमेंट करेगा, उन सब की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको लिंक भेजो, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ सके। और हमेशा की तरह अंत में मुस्कुराते रहिए।